हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 16 दिसंबर 2020। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल पेज पे पहला आर्टिकल है डिवेस्ट एंड स्पेंड। जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस है एयर इंडिया का, उसको लेकर के बताया गया है ये आर्टिकल। और साथ में ये भी बता रहे हैं कि जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है बीपीसीएल, उसका क्या प्रोसेस है, किस स्टेज तक अभी तक पहुंच गई है इंडियन गवर्नमेंट, और क्या पूरा टारगेट था। तो जानेंगे इस आर्टिकल को और कितना अचीव कर पाई है डिसइन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। क्योंकि अभी जैसे कि हम बहुत से आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं जिनमें एक ही चीज़ बताई जा रही है कि इंडियन गवर्नमेंट को अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि इकोनॉमी को एक बूस्ट मिले, एक इम्पल्स स्टिमुलस मिले। ओके, तो ये आर्टिकल देखेंगे। दूसरा ये आर्टिकल है लिस्टिंग चैलेंजेस। कल इसके बारे में रिपोर्ट हमने अच्छे से डिस्कस की थी। जो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ वाला सेगमेंट था, वहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से फर्स्ट जो आप देखोगे कि फर्स्ट जो स्लॉट डिसाइड हो रहा है कि किसको वैक्सीनेशन मिलने वाला है, तो उसमें क्या पूरा प्रोसेस होगा, किस तरीके से ये स्क्रीनिंग की जाएगी और क्या क्या डेटा हमारे पास अवेलेबल है, और क्या क्या वहाँ पर कहीं ना कहीं आप कुछ चैलेंजेस और हैं जिनको टैकल करने की ज़रूरत है। तो ये आर्टिकल भी देखेंगे। ये वाला आर्टिकल फिर से फार्मर्स प्रोटेस्ट से रिलेटेड है, बट इसमें हमें कुछ ना कुछ इस लास्ट के पैराग्राफ्स में कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे। ये चीज़ें हम अभी देखेंगे कि क्या नई चीज़ें हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और आज ये फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है उसकी वजह क्या है वो देखेंगे। ठीक है, ये वाला आर्टिकल बिल्कुल काम का नहीं है। तो दो आर्टिकल पूरे और इस आर्टिकल का ये लास्ट वाला पोर्शन काम का है। ठीक है, फिर आप देखेंगे आइडिया पेज पे। तो जो इंडियन आर्मी है उसमें अभी हमारे क्या प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम का मतलब कि इंडियन आर्मी का जो मेन फाउंडेशन है उसमें क्या कंसर्न्स हैं जिनको हमें अब जल्दी से एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिससे कि 21st सेंचुरी की जो चैलेंजेस हैं उनको टैकल करने में हमारी आर्मी एक कॉम्पिटेंट बन पाए। ठीक है, तो वो देखेंगे इस आर्टिकल को। ये वाला आर्टिकल पीएम वाणी करके अभी रिसेंटली आपको पता हो तो न्यूज़ भी आई थी कि पीएम वाणी करके एक नया एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अब फाइनलाइज करेगी, उसके बाद में ये पूरे प्रोजेक्ट पे काम होना शुरू होगा। जिसमें आप देखोगे कि जो टेलीफोन वायर्ड टेलीफोन सिस्टम हुआ करता था, जिसमें गाँव में या रिमोट एरियाज़ में पीसीओज़ की फैसिलिटी हुआ करती थी, वहाँ पर अब उसी लाइन पे उसी तरीके से अब पब्लिक डेटा ऑफिसेस भी अवेलेबल होंगे, जिससे कि लोग कुछ एक टोकन मनी पे करके और वाईफाई को एक्सेस कर पाएंगे थ्रू आउट इंडिया। तो ये डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए अपने आप में बहुत अच्छा कदम है। तो ये आर्टिकल भी देखेंगे। और ये वाला आर्टिकल है, इसको मैं थोड़ा यहीं पे बता देता हूँ। द फॉरेन हैंड बिजनेस अगेन। देखो, इसमें सिंपल सी बात है, जो अमेज़ोन, गूगल, इन पे क्या लगातार ब्लेम लगाए जा रहे हैं जो इंडियन कॉरपोरेट्स हैं उनके द्वारा, कि ये 21st सेंचुरी की ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आई हुई है, जो कि हमारे यहाँ पर अपना खुद का राज करना चाहती हैं। बट यहाँ पर जो राइटर हैं वो बिल्कुल एक चीज़ कहना चाहते हैं कि आप इनको कह तो रहे हो कि हाँ 21st सेंचुरी की ईस्ट इंडिया कंपनी है, बट आप लोग कौन से फिर कंज्यूमर के जो प्रोटेक्शन है उन पर ध्यान दे रहे हो। आप भी तो केवल अपनी पॉकेट्स को फुलफिल करने में ही तो लगे हुए हो, चाहे रिलायंस हो चाहे कोई और कंपनी हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई जा रही है। शुरुआत तो की जाती है अमेज़ॉन और जो फ्यूचर ग्रुप है उसके बीच में जो एक पूरा कॉन्फ्लिक्ट था, हमने एक्सप्लेन पेज पे एक बार डिस्कस भी किया था, ध्यान हो तो। फिर ऑर्बिटर के पास में गए थे ये, तो उस इशू को यहाँ से हाईलाइट करते जा रहे हैं कि अमेज़ॉन एक फॉरेनर कंपनी है, तो उसके फ़ायदे भी तो देखो ना कि कंज्यूमर्स को कितने रिलायबल और सस्ते रेट के ऊपर उनको प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो पाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर केवल कॉरपोरेट नेशनलिज्म की बात करें कि कॉरपोरेट जो हमारे देश के ही हों उन्हीं को हम प्रमोट करें, तो उसको अगर हम हाईलाइट करें और अमेज़ॉन जैसी जो कंपनियां हैं जो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट प्रोवाइड कर रही हैं उनको अगर रोकें, तो वो चीज़ हमारे लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशानी का कारण हो सकती है। क्योंकि एफडीआई की बात हम ज़्यादा करते हैं कि हमारे यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो इस तरीके से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनको अगर हमने प्रोटेक्ट नहीं किया, हाँ ये बात ठीक है कि उनका हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो कहीं वाकई में एक्सप्लॉइट ना करें, बट इतना भी उनका हरासमेंट ना हो जाए जिसकी वजह से कि और इन्वेस्टमेंट ना आए दूसरी कंपनीज का हमारे यहाँ पर। तो एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। कहीं पर भी हमें एक तरफ बायसनेस लाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कॉरपोरेट नेशनलिज्म ज़्यादा लाने की ज़रूरत है, ना ही हमें 100% एफडीआई पर रिलाई करने की ज़रूरत है। ज़रूरत है तो किसकी? एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की, एक ओपन इकोनॉमी की, जहाँ पर सब लोग एक फ्री ओपन माइंडेडनेस के साथ में काम करें
और हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी एक कंज्यूमर को भी बेनिफिट मिले, तो एक इंडिविजुअल जो अपने खुद की एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिस पे खुद ग्रो करना चाहता है तो उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले। तो एक बार इसके ऊपर रीडिंग आप ज़रूर मार देना, ठीक है। तो इस पेज पे 2 आर्टिकल्स देखेंगे, तो चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है डिवेस्ट एंड स्पेंड। गवर्नमेंट ने अभी आपको पता है कि अटेम्प्ट लेने शुरू कर दिए हैं कि कैसे भी करके जो एयर इंडिया में अभी तक लगातार जो बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रही है, एयर इंडिया से अपने शेयर्स को थोड़ा डाउन करे और उसको बेच पाए। तो अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं ट्रैक पे आती हुई दिखाई दे रही है, पूरी जो गाड़ी थी वो कहीं ना कहीं भटकी हुई थी। तो अभी क्या है, बहुत सारे मल्टीपल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आए हैं कि हाँ बहुत सारे जो लोग हैं ख़रीदना चाहते हैं आप शेयर्स एयर इंडिया में, क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए थे उनके बेसिस पे, क्योंकि एयर इंडिया पे बहुत सारा डेट है, ठीक है, बहुत सारा कर्जा है। तो कैसे भी करके गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से फ्री करना चाहती थी। दूसरी अगर हम देखें, ये जो प्रोसेस है अब सेकंड स्टेज में एंटर हो जाएगा, जहाँ पर जो क्वालिफाइड बिडर्स होंगे, जो भी बोली लगाने वाले होंगे, उनके बारे में बातचीत होगी और उनको नोटिफाई कर दिया जाएगा अगले महीने तक, ठीक है। तो जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं जिन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि हाँ हम लेना चाहते हैं, तो आप देखोगे इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो नॉर्म्स पहले डिक्लेयर किए हुए थे उनको थोड़ा बहुत चेंज किया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बेनिफिट मिला है, ठीक है। लिबरल कर दिया, पहले थोड़े से स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स डिक्लेयर किए थे गवर्नमेंट ने, फिर बाद में थोड़ा सा लिबरल कर दिए थे, ठीक है। तो इससे आप देखोगे एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बनता हुआ दिखाई दिया, और आज बहुत सारे बायर्स जो हैं वो आज लाइन में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके एयर इंडिया में हमारे खुद के स्टेक्स होने चाहिए। पिछली बार जो नॉर्म्स थे वो थोड़े से टाइट थे, इस वजह से वो फेलियर हो गया था, बट अब थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे रिपोर्ट्स ने रिवील किया है और एक इवैल्यूएशन कमेटी भी इस्टेब्लिश की जा रही है, जो कि ये देखेगी कि जो वाकई में जो इंटरेस्ट आए हैं, जो लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं अपना कि हाँ हम गवर्नमेंट के स्टेक को जैसे रिड्यूस करेंगे तो उसके बाद में हम खरीद लें, तो बीपीसीएल में भी इसके लिए काम जारी होने वाला है। तो कहने का मतलब जो कमेटी है ये किसके ऊपर काम करेगी, बीपीसीएल में, क्योंकि एयर इंडिया का तो काम अंडर प्रोसेस है, अब बीपीसीएल का भी अब जल्दी से जल्दी इसकी शुरुआत होने वाली है। अब अगर हम देखें तो जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस के लेन देन में जो भी एम्बिग्यूटी थी, अनक्लैरिटी थी हम कह सकते हैं, तो उस चीज़ को देखें तो करंट फाइनेंशियल ईयर में अभी हम देखें तो केवल 3 महीने हमारे पास में रह गए हैं, ठीक है, जिसमें दिसंबर तो ऑलमोस्ट गया ही, फिर जनवरी, फरवरी और फिर मार्च, ठीक है, 3 महीने अभी तक बचे हुए हैं। और डिसइन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पर अभी तक भी जितना हमें ज़रूरत थी उतना डिसइन्वेस्टमेंट हो नहीं पाया है। रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी लगातार देखा जा रहा है, गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू कलेक्शन भी नहीं हो पा रहा है, और सेंटर लगातार इस चीज़ की परेशानी का सामना करता चला जा रहा है। देखो करंट जो बजट है उसमें टारगेट ये किया गया था कि कैसे भी करके 2.1 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे, बट अभी तक कितना हो पाया है, केवल 6,533 करोड़ रुपए का ही डिसइन्वेस्टमेंट हो पाया है, जो कि बहुत ही कम है। पेल्ट्री का मतलब वेरी स्मॉल, इसको और ज़्यादा होने की ज़रूरत थी बट हो नहीं पाया। और रही सही में कोविड-19 की वजह से ये लॉकडाउन लगना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल डाउन हो जाना, प्राइवेट सेक्टर के अंदर ज़्यादा एक एनकरेजमेंट ना होना, उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है। गवर्नमेंट के अगर पिछले कुछ रिकॉर्ड्स की अगर बात करें, डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स को अगर अचीव करें तो उससे कुछ अलग अब की बार परफॉर्मेंस नहीं है। पहले भी बहुत टारगेट लंबे लंबे किए हैं, पर डिसइन्वेस्टमेंट को अचीव करने में गवर्नमेंट हमेशा फेल रही है या अचीव नहीं कर पाई है, कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट अगर देखें, जो कि जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से देखें, तो हमेशा से स्टैग्नेंट ही देखी गई है पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो, ठीक है। इसमें आप देखोगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें, 2019-20 फाइनेंशियल ईयर की बात करें, अभी तो 20-21 चल रहा है ना, ठीक है, तो उसमें बजट में टारगेट किया गया था कि 1.5 लाख करोड़ रुपए डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, और फिर बाद में उसको रिवाइज्ड डेटा जो निकाला उसमें डाउनग्रेड करके 65,000 करोड़ कर दिया, बट रियल में जो कलेक्शन हुआ, एक्चुअल कलेक्शन हुआ, वो 50,304 करोड़ रुपए का ही हो पाया। तो आप देख सकते हो टारगेट क्या किया, रिवाइज किया, और रिवाइज करने के बाद में भी जितना टारगेट किया था उतना अचीव नहीं कर पाए। तो किस तरीके से हमारे यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट को सही तरीके से अमली जामा नहीं पहुँचा पाए, और ये डेटा रिलीज किसके द्वारा किया गया है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा। इसी तरीके से आप देखोगे बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स ने जो अप्रोच अडॉप्ट की है ना, वो अपने आप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि किस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट करके प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया जा सकता है। डिसइन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इसमें हमेशा क्या है, किस तरीके से देखा गया है
कि जो गैप है रेवेन्यू कलेक्शन में उसको फुलफिल करने के लिए ही डिसइन्वेस्टमेंट को देखा जाता है। अब आप देखोगे कि रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट किया गया कि हाँ इस साल हमारे पास में इतने लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू के कलेक्ट हो जाएंगे, बट पता पड़ा जैसे दिसंबर अभी चल रहा है पर पता पड़ा कि हमारे पास में रेवेन्यू कलेक्शन शॉर्ट रह गया, तो फिर लास्ट के 3 महीने में बिडिंग प्रोसेस शुरू करेंगे, जो कि फिर जल्दबाजी में फिर उसकी बोली लगेगी और कुछ पैसा आएगा कुछ नहीं आएगा, और टारगेट जो किया था वो बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पाता, जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखा। तो होता क्या है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल को आप एंड ऑफ द ईयर देखते हो, तो उसके बाद में फिर आप जल्दबाजी में काम करना शुरू कर देते हो। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल बता रहे हैं कि LIC के IPOs लॉन्च करने थे, वो अभी तक गवर्नमेंट ने लॉन्च नहीं किए हैं, तो इससे तो फिर गलत बात है ना। आप बजट में कब से आपने अनाउंस कर दिया, 9 महीने बीत गए और अभी तक भी आपने उन पर मतलब एक तरीके से उन चीज़ों पे कोई प्रोग्रेस शो नहीं की है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं क्या होती है, डिस्करेजिंग हो जाती है, और जो टारगेट्स अचीव करने होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर भी हमारी जो पॉलिटिक्स है ना वो फंस जाती है। देखो डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स तो सबसे पहली चीज़ है। ओके, चाइनीज़ अथॉरिटेरियन रिजीम थोड़े ना है जो झटके से बोल दिया भाई वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है कि ये करना है तो फिर वो होगा ही उसी टाइम पे, फिर चाहे कोई हाँ कहे ना कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक बार डिसाइड हो गया तो हो गया। हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, अपोजिशन या जो भी पार्टीज अगेंस्ट में बोलती है उनके इंटरेस्ट को भी हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है, इसलिए हमारे डिले हो जाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा LIC या फिर BPCL की जब बात आई थी तो एक नेता ने पार्लियामेंट में कहा था ये आपके कोई बाप की जागीर थोड़े ना है जिनको बेचने पे लग रहे हो, ठीक है, बहुत मुश्किलों से बने हैं ये। तो वो चीज़ें भी जब सामने आती हैं तो वही चीज़ें डेमोक्रेसी है, रुकना पड़ता है गवर्नमेंट को। खैर फिलहाल हम केवल एक ही तरीके से सोच रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉरपोरेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, गवर्नमेंट जो है उनको एक रोड मैप बनाने की ज़रूरत है कि किस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है। PSUs का एक पूरी डिटेल की लिस्टिंग होनी चाहिए कि हाँ कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं और कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट अपने दिमाग में रख रही है, गवर्नमेंट इंटेंड करती है, सोच के बैठी हुई है कि हाँ यहाँ पर हमें हमारे स्टेक्स डाउन करने हैं, मतलब शेयर्स को बेचना है हमें, तो उसके लिए एक टाइम बाउंड मैनर में काम करने की ज़रूरत है। अब हमें पता है बर्डन हमेशा एक्सचेकर पे ही चलता चला जाता है, एक्सचेकर का मतलब गवर्नमेंट के पास में जो पैसा है उसकी बात है, ठीक है, उस पर लगातार बनता चला जाता है। और रही सही में जो फाइनेंशियल लॉसेज हैं वो भी हमारे यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ है बहुत सारी वो लगातार बनाती जा रही है। तो पहले ही एक्सचेकर पे बर्डन कितना रेवेन्यू नहीं आ रहा, और रही सही में इस तरीके से अगर जो PSUs या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो अगर लॉस में चलती जाएंगी तो फिर उसका फ़ायदा क्या रह जाएगा। ठीक है, तो फिर क्यों ना उनको टाइमली मैनर में, टाइम बाउंड मैनर में उनको सेल आउट किया जा सके, ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आने वाले अब जो आ रहा है समय, इसकी अगर बात करें तो देखो गवर्नमेंट और ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन इतना ज़्यादा है नहीं, और आपको पता है इकोनॉमी हमारी ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में चल रही है। तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट पैसा खर्च कर सकती है उसके लिए चाहिए फिस्कल स्टिमुलस, और गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है वो ऑलरेडी 3.5% से भी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो होता क्या है कि जब ये PSUs या फिर जो भी गवर्नमेंट की जो एंटिटीज़ है उनके स्टेक्स को अगर सेल आउट कर दे तो एक रिंग फेंसिंग की जा सकती है। कहने का मतलब कि आप यहाँ पर हो और आपने अपनी तरफ एक बॉर्डर बना दी कि हाँ प्रोटेक्टेड रहेंगे हम, ठीक है। तो रिंग फेंसिंग का काम करती है, अगर ये प्रोसीड्स निकाले, प्रोसीड्स का मतलब बेच करके जो पैसा है उसको, और फिर उसके बाद में मेन जो काम करे कि कैसे भी करके पब्लिक इन्वेस्टमेंट दूसरी सेक्टर्स में लगाए। तो आपने याद हो आपको तो हमने डिस्कस भी किया था कि प्रायोरिटी सेक्टर्स डिफाइन करो, जिससे कि अभी जो सेक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं ढंग से उन सेक्टर्स के अंदर से पैसा निकालो, और जहां पर आप जल्दी से जॉब क्रिएट कर सको उन सेक्टर्स में आप जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करो जहां से आपको आउटकम भी मिले। जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर का नाम लिया गया था, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ठीक है। तो यहाँ से कोई मान लो ये कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल, कोई शीशा बनाने वाली है कुछ और, जो अभी इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, तो वहाँ से आप अपने स्टेक्स को रिड्यूस कर सकते हो और फिर नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यही तो इकोनॉमी है साइकिल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लिस्टिंग चैलेंजेस, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि अभी लेबोरेटरी बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन तैयार हुआ है। अब रियल कंडीशंस में आकर के वो अप्लाई किया जाएगा, तो देखने वाली बात है कि कितना वो इफेक्टिव होने वाला है। फर्स्ट लॉट ऑफ द बेनिफिशियरीज का डेटाबेस तैयार होना ज़रूरी है, जिससे कि उनको टाइम पे वैक्सीन मिल सके। अभी तक ये चीज़ क्लियर तो हो चुकी है
कि 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, और फ्रंटलाइन वर्कर्स जिसमें पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स होंगे, और 27 करोड़ लोग वो होंगे जिनके कोई ऑलरेडी बीमारी लग रही है, कोमॉर्बिडिटीज़ ऑलरेडी हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर कैंसर हो गया, या फिर कोई भी प्रॉब्लम, उनको टारगेट करने का मेन डिसाइड किया। तो ऐसा करके 30 करोड़ लोग हो गए। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि अभी तक पब्लिक हेल्थ हिस्ट्री की बात करें इंडिया में, तो सबसे बड़ा हाई स्केल के ऊपर डेटा कलेक्शन का काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है कि कैसे भी करके स्पीड से काम हो ये, ठीक है, क्योंकि आने वाले 2 से 3 महीनों में आपको वैक्सीनेशन एज सुन एज पॉसिबल देना है आपको, ठीक है। कंट्री में अगर हम देखें, हमारे पास में एक डिकेड लॉन्ग प्रोग्राम का डेटा अवेलेबल है, जिसमें कहीं ना कहीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए स्क्रीनिंग की गई थी, और उनका डेटा जो अवेलेबल है उसको हमें एक बार रिफाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्क्रीनिंग की गई तो ये तो आइडिया रहता है कि कौन, मतलब ये जो प्रोग्राम है उसका नाम मैं बता ही देता हूँ, चलो ये रहा नीचे, अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, ठीक है। इसमें 30 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र है उनको उनकी ये देखी जाती है कि उनकी टेंडेंसी कैसी है, क्या वो किसी बीमारी को लेकर के वल्नरेबल हैं, आने वाले टाइम पे उनके कोई बीमारी लग सकती है या फिर नहीं लग सकती। तो वो जो डेटा है वो कहीं ना कहीं काम आ सकता है अभी, और उसी पर भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए जो लिस्ट तैयार की जा रही है ना कि हाँ वैक्सीन किनको देनी है, तो उसमें आप देखोगे ये जो प्रोग्राम है इसका डेटा है वो कहाँ पर डिपेंडेंट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल जनरेटेड, मतलब लोकल कम्युनिटी के बेस्ड ये डेटा कलेक्टेड है, जिसमें जो कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ सेंटर्स हैं या फिर जो CHCs हो गई उनका डेटा है, उन डेटाज को कहीं ना कहीं यूज़ किया जाएगा। तो अभी ज़रूरत क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो अब रेगुलर स्क्रीनिंग को और ज़्यादा अच्छे से प्रॉपर कर पाए, जिससे कि NCDs, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अर्ली डिटेक्शन को और फाइनलाइज किया जाए, क्योंकि डेटा तो चलो 2010 के बाद का आपके पास में अवेलेबल होगा, बट उसको फिर से एक बार रिफाइन करने की ज़रूरत है, जिससे कि प्रोग्रेस अच्छे से कंसिडर की जा सके, और वैक्सीन जो है जिनको ज़रूरत हो उनको टाइम पे मिल सके। हमें ज़रूरत है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है ना वो इन डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पता करें, क्योंकि देखो फ्रंट लाइन वर्कर्स हो गए या फिर जो एक, मतलब 3 करोड़ लोगों में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, प्रॉब्लम आएगी तो किस में आएगी, जो 27 करोड़ लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कि उनमें कौन सी बीमारी है, कौन सा वल्नरेबल है, उस तरीके से थी। और इसके अलावा आप देखोगे हमें ज़रूरत है कि जो मैपिंग का प्रोसेस है कि हाँ कौन से रीजन में, मान लो ये कोई डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से रीजन में कौन कौन से बीमार हैं, कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, तो एक तो वो प्रॉपर प्लान होना चाहिए, और साथ में एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी होना चाहिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए। इससे क्या होगा कि एक भी इंडिविजुअल जो वाकई में वल्नरेबल है इन बीमारियों को लेकर के, उन बीमारियों को, उस इंडिविजुअल को, मतलब वो छूट ना जाए, ठीक है। एक इंटेंसिव कोऑपरेशन की ज़रूरत है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में, पॉलिसी मेकर्स को एक रेजोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है जो कि इन चैलेंजेस को टैकल कर सके, या जो ये प्रेडिकामेंट्स हैं, प्रेडिकामेंट का मतलब होता है आप कह सकते हो इसको डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो हमारे सामने आ रही है, इसको टैकल किया जा सके। तो लोगों को जैसे ही वैक्सीन दिया जाए तो ज़रूरत है कि एक सर्विलांस भी प्रॉपर वे में होता रहे, क्योंकि इनोकुलेशन का आप देखोगे एक बार वैक्सीन दे दिया, इनोकुलेशन मतलब टीकाकरण, ठीक है, तो एक बार आपने वैक्सीनेशन दे दिया तो उसके बाद में उनका सर्विलांस भी प्रॉपर होना चाहिए कि कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, क्योंकि लेबोरेटरी से ये सीधा पब्लिक में ये पहली बार उतरेगा, ओके। तो ये फर्स्ट जनरेशन कोविड-19 वैक्सीन है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा ये भी ध्यान देखने की ज़रूरत है। और टोटल 30 करोड़ रेसिपिएंट रहेंगे इंडिया में, जैसा हमने कैलकुलेट किया। तो देखने वाली बात है कि किस तरीके से सारा काम होता है। इन्फॉर्मेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक रिपोजिटरी होनी चाहिए, क्योंकि इसी इन्फॉर्मेशन बेस्ड हम सेकंड फेज के जो वैक्सीन है वो तैयार कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सो सीड्स ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के बीज बो भाई, ठीक है। इसमें जो काम की बात है सीधा सा मैं उस पर पहुँच रहा हूँ इस आर्टिकल में। देखो अभी हम देखें कि ड्यूरेबल मैनर में इनकम को हम बढ़ाना चाहते हैं किसानों की, तो हमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली तो ये कि फार्मर्स जो है ना वो लैंड पे बेस्ड जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है उन पे ही डिपेंडेंट ना हो, नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन पे भी ध्यान देना चाहिए।
ये चीज़ हमने कल एक्सप्लेन पेज पे भी डिस्कस की थी, आपने अगर पढ़ लिया हो तो ठीक है, निकल का वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है दैट इज़ कि अगर हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो केवल ग्रेन पे ही फोकस करेंगे तो भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उन फार्मर्स की इनकम नहीं बढ़ने वाली है। ज़रूरत है तो हायर वैल्यू एडेड कैश क्रॉप जैसे कि वेजिटेबल हो गई, फ्रूट्स हो गए, इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पोल्ट्री प्रोडक्शन हो गया, डेयरी प्रोडक्शन हो गया, इससे क्या होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी भी और लंबे समय तक टिकेगी, क्योंकि अब लोगों का खान पान का तरीका जो है वो हाई प्रोटीन रिच, मतलब प्रोटीन रिच जो इंटेक है उस पर ध्यान देने लग गए हैं। तो दूसरा, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरा, लैंड की क्वांटिटी क्या है हमारे यहाँ पर, लैंड की रेट क्या है हमारे यहाँ पर, ज़्यादा वेरी नहीं करती है, फिक्स कर दी एग्रीकल्चर की। तो जैसे जैसे फैमिली साइज बढ़ती चली जाती है तो हमारे यहाँ पर लैंड का हो जाता है फ्रेगमेंटेशन। तो हमें ज़रूरत है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर कंसोलिडेशन को नेसेसरी कर देना, कि भाई 5 फार्मर्स के पास में अगर 1-1, 2-2 एकड़ की ज़मीन है तो वो सब एक साथ मिल करके काम करो, बाकी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में करो और एक जने को दे दो उस सारी ज़मीन का कि भाई तू यहाँ पर एग्रीकल्चर कर। तब जाके हमारे यहाँ पर रेम्युनरेशन का काम हो पाएगा, फ़ायदा मिलेगा। पर कैपिटा साइज जो है फार्म की वो हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, और इसके लिए कोऑपरेटिव या फिर कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग जो है वो एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। फिर यहाँ पर राइटर जो है, ये तो हो गई देखो प्रॉब्लम, ये तीनों चीज़ें ठीक है कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम इनको टैकल कर सकते हैं। अब यहाँ पर राइटर जो है कुछ अलग चीज़ें और बताना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर में रिजिडिटी आई हुई है वो किस वजह से आई हुई है। तो उसमें सबसे पहली वजह है ये रही कि हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है ना, ये लगातार ही एक चीज़ पर ध्यान दे रही है कि हायर वैल्यू एडेड फार्मिंग तो हो, और उसके लिए उन्होंने इंसेंटिव्स भी बहुत सारे दिए हैं। अब देखो, एक तो आप इंसेंटिव दो और एक थोड़ा सा पनिशमेंट दो, बट हमारे यहाँ पर पनिशमेंट का तो कोई प्रोविज़न है ही नहीं ना, क्योंकि कांग्रेस अगर पनिश करेगी तो बीजेपी उसका फ़ायदा उठा लेगी, और बीजेपी अगर पनिश करती है तो कांग्रेस उसका फ़ायदा उठा लेगी। कि जैसे कि आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि कांग्रेस के खुद के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये चीज़ थी कि हम फार्मिंग में रिफॉर्म लेकर के आएंगे, ओपन करेंगे मार्केटिंग, मतलब मार्केट बेस्ड प्रोविजंस लेकर के आएंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। और वही कांग्रेस अब जहां पर जनाधार खो चुकी है, तो वही कांग्रेस जिसने अपने मैनिफेस्टो में ये बात बोली थी, वही अब ऑब्जेक्ट कर रही है कि ये जो रिफॉर्म बिल लाए गए हैं ये बिल्कुल गलत हैं। समझ गए? तो हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी में क्या है, इंसेंटिव्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पनिशमेंट की तो बात ही नहीं करते। जैसे कि एमएसपी देना, ठीक है, आप देखो इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, तो इससे ही तो तभी तो एमएसपी दी, तभी तो वीट और राइस को छोड़ नहीं रहे हैं ये पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। तो एक तो प्रॉब्लम ये आती है। दूसरा, हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को ऐसा, मतलब कैसे भी करके फार्मर्स को फार्मर कंसिडर करती है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने की कोशिश नहीं करती। देखो, आप अगर नॉर्मली हमारे यहाँ पर देखें तो 2 कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं। एक तो होता है देखो बिजनेस ओरिएंटेड, एक होता है मार्केट ओरिएंटेड। तो हमारे जो पॉलिसीज़ बनी है ना अभी तक, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, वो सारी की सारी बिजनेस ओरिएंटेड रही हैं, जिसमें कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ही अपनी चीज़ों को पूरा करवा पाते हैं। और जबकि मार्केट ओरिएंटेड अगर पॉलिसी बना दी जाए ना, तो एक एक इंडिविजुअल, छोटे से छोटा एंटरप्रेन्योर और बड़े से बड़े इंडस्ट्री को एक इक्वल कॉम्पिटिटिव मार्केट मिले। ठीक है, जैसे कि अभी हम देखें वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो भी टेक्निकल जाइंट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वो कानून लेकर के आ रहे हैं ना, कितने रिजिड कानून लेकर के आ रहे हैं। चाहे फ्रांस हो, चाहे यूके हो, चाहे यूरोपियन यूनियन की पूरी की बात कर लो, चाहे वो यूएसए में बात कर लो, जहाँ पर फेसबुक के अगेंस्ट में, गूगल के अगेंस्ट में, अमेजोन के अगेंस्ट में बहुत सारे कानून लाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ पे काम कर रहे हैं, ना कि बिजनेस ओरिएंटेड पॉलिसीज़ में। तो यहाँ पर हमारे यहाँ फार्मर्स ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं बजाय के इंडस्ट्रियलिस्ट के। तो एक इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। तीसरा आइडिया ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अगर हमें वाकई में यूज़ करना है तो एक लीगल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देने की ज़रूरत है, जिससे कि जो स्मॉल फार्मर्स है ना वो वल्नरेबल फील ना करें या डरे हुए फील ना करें कि अगर हम लोग अगर लेस जैसी बड़ी कंपनियां, अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी से अगर डील करें तो उनका अपर हैंड ना हो जाए। तो उसके लिए एक लीगल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट बनाने की ज़रूरत है, जिसकी हमारे यहाँ पर कमी है। अब ये जब चीज़ें तीनों हो जाएंगी ना,
एमएसपी वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक पॉलिसी बन गई, और जो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिल जाएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आपको प्रमोट करना है तो, तब जा करके हमारे यहाँ पर फार्मर्स का एक ट्रस्ट बढ़ेगा गवर्नमेंट में, जो कि अभी बहुत ही कम है। और ट्रस्ट कम होने की वजह क्या है? एक तो ये सारे सेगमेंट देखे हैं कि जो डिस्कशन है, डिबेट है डेमोक्रेसी में जो होना चाहिए वो बहुत कम हुआ है। तो मोटी चीज़ें थी वो हमने इस आर्टिकल में देखी। अब चलते हैं आइडिया पेज पे। नेक्स्ट आर्टिकल है आइडिया पेज से, डिफेंडिंग द लास्ट बेस्टियन। ठीक है, लास्ट जो स्टॉलवर्ट अपन बोलते हैं, मेन जो स्ट्रेंथ है वो, उसको भी हमें डिफेंड करने की जरूरत है। आर्टिकल लिखा हुआ है अरुण प्रकाश के द्वारा। देखो 2020 का जो साल है इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एनस हॉरिबिलिस है, दैट मीन्स कि ये मिसफॉर्च्यून ईयर है हमारा, जिसमें चाइनीज ओरिजिन कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और इंडिया को भी पर्टिकुलरली। और इंडिया ने 3 परेशानियों का मेनली सामना किया है, जिसमें तीनों का नाम अगर देखें तो सबसे पहला तो है हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस, दूसरा है हेल्थ पेंडेमिक, और तीसरा है मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन इन ईस्टर्न लद्दाख। तो ये क्राइसिस जो है आप देख रहे हो, इंडियन डिसीजन मेकर्स ने अपनी तरफ से जो कुछ भी करने की कोशिश की, ठीक है, तो वो सब जानते हैं कि किस तरीके से टैकल किया गया है। बट दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की बात करो, या जस्टिस डिस्पेंसेशन का जो काम करती है हमारी जुडिशरी, उसकी बात करो, या फिर मीडिया की बात करें, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इनको काम करना चाहिए एक अनबायस्ड वे में, बट पॉलिटिकल प्रेशर में ये भी कहीं ना कहीं बायस्ड वे में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में अगर हम देखें ना, तो केवल और केवल एक ऐसा पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जो कि अपॉलिटिकल है, और जो कि इनकरप्टेबल है, जो कि स्टीड फेस्ट है, और वो जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड किया है, वो है इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी अपने आप में एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करती हुई दिखाई दी है इस 2020 के टाइम पे पूरे पे। बट अभी एक जो बुक है जिसके बारे में यहाँ पर राइटर डिस्कस करने वाले हैं, तो बोला है कि इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज राइज किए गए हैं, तो हमें एक बार ब्रेक लगाने की ज़रूरत है इंडियन आर्मी को प्रेज करने से पहले, कि क्या कमियां हैं जिनको हमें टैकल करने की ज़रूरत है। राइटर ये भी बोल रहे हैं कि देखो बाहर के जो लोग हैं, अगर हमारे यहाँ पर कोई हमारे इंस्टीट्यूशंस पे कोई एक कहता है ना कमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें बायसनेस हो, पर हमें एक बार कम से कम उनके बारे में सोचना चाहिए कि क्या पता कि वो रियलिटी भी बोल जाए बातों ही बातों में। तो यहाँ पर राइटर जो कोट करना चाह रहे हैं बुक को, वो है द वेलिंगटन एक्सपीरियंस, अ स्टडी ऑफ एटीट्यूड एंड वैल्यूज विद इन द इंडियन आर्मी। ये एक मोनोग्राफ है जो कि यूएस आर्मी कर्नल डेविड स्मिथ के द्वारा लिखी हुई है। इसमें उन्होंने अपनी तरफ से जो फीडबैक्स लिए हैं यूएस मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा, जिन्होंने इंडिया के डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज को अटेंड किया, ठीक, मतलब DSSC, जिसका नाम हो गया डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कोर्स, उनका कोर्स वेलिंगटन में जिन्होंने अटेंड किया 1979 से 2017 के बीच में, तो उनसे फीडबैक लिए कि भाई इंडियन आर्मी के बारे में आपके क्या कमेंट है, या इंडियन डिफेंस सिस्टम के बारे में क्या कमेंट है। तो बता रहे हैं राइटर कि इस बुक में बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस कवर किए गए हैं, चाहे वो कॉलेज कैरिकुलम की बात करें, या फिर जो फैकल्टी है उसकी कैलिबर क्या है, स्टूडेंट्स की कैलिबर क्या है, इंडो यूएस रिलेशनशिप में मिलिट्री का क्या रोल हो सकता है, न्यूक्लियर डेटरेंस का क्या रहा पूरा। तो इसमें आप देखोगे कि इस रिसर्च से क्या होता है, देखो यूएस के बारे में रिसर्च हमारे यहाँ पर हो, जैसे हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर अगर रिसर्च हो, तो हमारे यहाँ पर यूएसए के टुवर्ड्स में हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए उसके बारे में हमारी एक क्लियर विजन हो जाता है, तो यूएसए के साथ डील करने में प्रॉब्लम नहीं आती। इसी तरीके से यूएसए के लोग भी इंडिया के ऊपर रिसर्च करते हैं, जिससे कि इंडिया के ऊपर उनकी पॉलिसी बने और वो इजीली टैकल कर सके। तो यहाँ पर हमें जो ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ पर राइटर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। नंबर 1, यूएस के स्टूडेंट्स का ये कहना है कि DSSC के कोर्सेज में जो सिलेबस है, ओके, उन कोर्सेज में जो प्री ग्रेजुएट स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, वो देखते हैं कि भाई उनकी तैयारी यूं लगता है कि वो 21st सेंचुरी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप सोचो कितना आउटडेटेड कोर्स बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ब्रिटिश इरा का डॉक्ट्रिन है, और आप देखोगे मेमोराइजेशन रटने का काम है, या फिर जुगाली करते हैं, रटी हुई चीज़ों को बस उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं। जुगाली को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये रहा रेगर्जिटेशन, ठीक है, रेगर्जिटेशन। तो इसमें क्या होता है कि आप चीज़ों को मेमोराइज कर लो, बस उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते रहो,
ठीक है, जैसे ऊंट गाय ये खाता है ना, खा लिया फिर बाद में पेट में भर लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा निकाल करके उसी को रिवाइज करते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं। तो बोला ये इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है। तो एक तो ये कमी निकाली है। दूसरी कमी ये निकाली है कि डीएसएससी का जो कोर्स है जहाँ पर इंडियन आर्मी के बारे में रिसर्च होती है, वो पता पड़ा तो प्रमोशन है ना, वो डिपेंड करता है कि जो मिलिट्री प्रोफेशनल्स हैं कि उन्होंने एजुकेशन के टाइम पे कैसे परफॉर्म किया था। ये कमी है कि नहीं, यहाँ पर राइटर सीधा बोल रहे हैं। हो सकता है बायसनेस हो, बट हमें पता तो होना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं, कहीं में उसमें रियलिटी तो नहीं छुपी हुई है। तो प्रमोशन हो रहा है मिलिट्री पर्सनल का और आप देख रहे हो एजुकेशन रिकॉर्ड को, तो भाई उसमें तो फिर क्या होता है, वहाँ पर एक चीटिंग की माहौल बनी रहती है, एग्जामिनेशन में चीटिंग करते रहते हैं और वो ही कल्चर बन के आ गया है। तो एक ये प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम में। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पे हाईलाइट जो की गई है बुक में और जो यहाँ पर राइटर पिक कर रहे हैं वो ये कि डीएसएससी में जो कोई भी स्टडीज होती है, एजुकेशन होती है, उसमें आर्मी सेंट्रिसिटी ज़्यादा देखी गई है कि हमारे यहाँ पर आर्मी को ज़्यादा फोकस में रखा जाता है, जबकि होना क्या चाहिए, तीनों जो डिफेंस फोर्सेस हैं, एयरफोर्स हो गई, आर्मी हो गई और आपकी नेवी हो गई, इन तीनों में एक जॉइंट कॉम्बिनेशन देखने को ज़रूरत है। ज़रूरत है हमें एक इंटर सर्विस या इंटर सर्विस सिनर्जी लाने की, कि एक इंडिविजुअल को कहीं पर भी डिप्लॉय किया जाए, वो कहीं पर भी अपनी सर्विसेज दे सके। ऐसा नहीं कि आर्मी के लिए तो ज़्यादा आपने फंड्स दे रखे हैं, फोकस कर रखा है, बाकी दो सर्विसेज को आपने इग्नोर कर दिया। तो ये तीन इश्यूज यहाँ पर मेन हाईलाइट कर रहे हैं। 2019 दिसंबर को से लेकर के अब तक हम देखें तो आप देख सकते हो कि अभी थोड़े से रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जिनमें एक तो ये कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को स्टैब्लिश किया गया है, जिसके हेड हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये स्टैब्लिश कर दिया गया है। हाँ, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा कि आने वाले टाइम पे क्या इनका काम रहेगा, कितनी फंक्शनिंग रहेगी, क्या नहीं रहेगा, वो टाइम बताएगा। बट अपने आप में अभी भी कम से कम ये चीज़ तो क्लियर हुई ना, कुछ कदम तो उठाए गए हैं, तो ये अच्छी बात है। आज 21st सेंचुरी के थ्रेट्स की बात की जाए, जिसमें हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी की भी कितनी प्रॉब्लम है। इसके अलावा आप देखोगे कि तीनों कमांड को हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और जो थिएटर्स हैं, ठीक है, थिएटर का मतलब हो गया कि मान लो ये इंडियन कोस्टल रीजन है, तो इस वाले रीजन में आपको किस किस से थ्रेट है और कौन कौन सी आर्म्ड फोर्सेज आपकी ज़रूरत है वो यहाँ पर डिप्लॉय हों। इसी तरीके से चाइना के साथ में हमारी जो एलएसी लगती है, वो भी अपने आप में एक पूरा थिएटर है, जिसको अलग अलग रीजन्स में, लद्दाख वाला रीजन अलग हो गया, वहाँ पर कैसी क्लाइमेटिक सिचुएशन है, वहाँ पर क्या डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, या अरुणाचल प्रदेश में क्या डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। तो कमांड थिएटर मतलब थिएटर कमांड बेस्ड एक जॉइंट स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, तब जा कर के हम प्रॉपर काम कर पाएंगे। हाँ, बस थोड़ा सा ये है कि डेडलाइन अभी फिक्स नहीं है इन चीज़ों पे। तो हमें ज़रूरत है कि तीनों सर्विसेज के बीच में एक, आप कह सकते हो कि एक रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एम्फेसिस डालना चाहिए कि कैसे भी करके जो आर्मी पर जो डिफेंस पर्सनल्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तीनों आर्म्ड फोर्सेस में लेने के लिए तैयार हो, चाहे वो कभी भी उनको अपॉर्चुनिटी दे दी जाए। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या आ जाता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है हमें। डीएसएससी में जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ज़रूरत है हमें क्या स्टैब्लिश करने की, जॉइंट स्टाफ कॉलेज के लिए। हमारे यहाँ पर इस बारे में पहले भी सोचा जा चुका है और इसके लिए एक आइडिया है जो कि अभी भी डोरमेंट कंडीशन में, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करना। ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो कि हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी के बारे में रिसर्च भी करेगी, वाइट पेपर भी रिलीज़ करेगी, क्लैरिटी लेकर के आएगी कि क्या एक्यूरेट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। और इससे क्या होगा, जब मिलिट्री लेवल पे ये काम हो जाएंगे तो हमारी सिविल लीडरशिप को भी इसके बारे में आइडिया मिल जाएगा कि भाई एक्यूरेट जो करेक्ट सिचुएशन है वो ये है, अब आप इसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग करो। तो इस लैक्यूना, इस कमी को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस कंटेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट डीएमए ने अपनी तरफ से एक और बात कही है, हो गई यूनिवर्सिटी आप स्टैब्लिश करो। इसके अलावा जो डीएमए है, उन्होंने अपनी तरफ से एक चीज़ बोली है कि आप ये जो पेंशन कट कर रहे हो ना डिफेंस पर्सनल्स की, तो ये अपने आप में सेल्फ डिफीटिंग है। कारण कि दो यहाँ पर मेन यहाँ प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, सीरियसली जो फ्लॉड जो है वो है, नंबर वन कि किसी भी नेशन, राष्ट्र की अगर बात की जाए
तो उसके जो पॉकेट पर सबसे पहला जो चार्ज है वो आता है सिक्योरिटी का। अगर नेशनल डिफेंस आप रखना चाह रहे हो तभी तो राष्ट्र बनेगा, और उसका अगर फर्स्ट चार्ज आप पर आ रहा है और आप उसको फंड नहीं कर पा रहे हो तो वो आपकी कमी है। फंडिंग प्रॉपर करो। आप पेंशन काटोगे तो वो कहीं ना कहीं मॉरली कहीं ना कहीं एक सैप मॉरल होगा, लाइकली टू सैप मॉरल। मतलब सैप का मतलब होता है कि आप किसी को एक तरीके से डिस्करेज करो, इरोड करो। तो मॉरल डिस्करेज अगर डिफेंस पर्सनल्स का हो जाएगा तो वो कैसे फाइट करेंगे, क्योंकि आपने वन रैंक वन पेंशन शुरू की थी। ठीक है। दूसरा, पेंशन हाइक जो है वो आप देखते हो अभी तक जो भी किया गया है वो पॉलिटिकल पार्टीज अपने इंटेंशन के हिसाब से करती है कि हाँ हमें वोट कहाँ से ज़्यादा मिल रहा है, वोट बैंक के हिसाब से। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि मिलिट्री को तो कम से कम पॉलिटिक्स से आप दूर रखो। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक, ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है जो कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, और साथ में ये जो दो सिस्टम नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जिसके हेड हैं कौन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनके भी अब टाइमलाइन मैनर में इनकी कामों को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पेविंग वे फॉर डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के लिए एक रास्ता देखना। राम सेवक शर्मा का लिखा हुआ ये आर्टिकल है कि देखो, जब बिलियन लोगों की बात की जाए, 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों के, उनके लिए कुछ बनाने की कोशिश की जाए तो उसमें आप देखोगे तो सक्सेसफुल इनोवेशंस की अगर बात करें इंडिया में तो आधार कार्ड का और यूपीआई का लॉन्च करना ये अपने आप में बहुत ही अच्छा रहा है। हमें इसके लिए फ्रूगल सॉल्यूशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा बहुत मितव्ययी तरीके से, जिससे कि लोगों के पॉकेट पे जोर ना पड़े। अफोर्डेबिलिटी लानी पड़ेगी। इंटरऑपरेबल सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। जैसे यूपीआई, आज सभी बैंक्स यूपीआई को यूज़ कर लेते हैं और एक इजी वे में आप एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में आराम से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्विकली कर सकते हो, सिक्योर मैनर में कर सकते हो। वही चीज़ हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है। तो बात आ जाती है आज के डिजिटल एज में, तो सीक्रेट कहाँ पर है? तो देखो, प्रॉब्लम अगर हमें पता है और उस प्रॉब्लम को पीसेज में कट करके और उन्हीं पीसेज को अगर सही तरीके से हम एक सीक्वेंस में, एक प्रॉपर मैनर में, एक अरेंजमेंट के तौर पे हम सेटल कर दें तो हमें वाकई में उसका सॉल्यूशन मिलता है। और इसके लिए काम करती है क्या? एपीआईज। एपीआईज का फुल फॉर्म क्या होता है? जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस होते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है फॉर एग्जांपल, उसी फ़ोन में आप फेसबुक चलाते हो, उसी फ़ोन में वेदर कंडीशंस चेक कर लेते हो, उसी फ़ोन में आप कॉलिंग कर लेते हो। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि एक डिवाइस में ही सब कुछ हो गया। तो ऐसा ही आपको कुछ करने की ज़रूरत है कि सिंगल प्लेटफॉर्म बेस्ड आप सारे काम अवेलेबल करा सको, तभी जा कर के हम आगे बढ़ पाएंगे। और डिजिटल टेक्नोलॉजीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम देखें वायर्ड कम्युनिकेशन की अगर बात करें, ठीक है, तो अभी तक मतलब लैंडलाइन की कनेक्शन की बात करें तो 100 जनों में से केवल 7 जनों के पास में एक्सेसिबिलिटी थी। पर जब से मोबाइल कनेक्शन की फैसिलिटी स्टार्ट हुई है, 90 जनों के पास में एक्सेसिबिलिटी आ गई है 100 जनों में से। और साथ में आप देखोगे मितव्ययिता भी है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, सस्ता भी पड़ता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेसिबल बनाओ और इनोवेशन ज़्यादा लेकर के आओ, और फ्रूगल वे में, कहने का मतलब सस्ते में, मितव्ययिता के बेसिस पे। और इसके लिए आप देखोगे लैंडलाइन अगर प्रॉपर वे में काम भी नहीं कर रही थी तो क्या बेसिस आया था? पीसीओ। पीसीओज की जो प्रोलिफरेशन थी, इसमें क्या हुआ था कि लोगों को, पब्लिक को आराम से कॉलिंग करने के लिए फैसिलिटी दे दी थी। और इससे क्या हुआ था, छोटे छोटे जो शॉपकीपर्स थे उन्होंने भी पीसीओ कनेक्शन ले लिया था और उससे बातचीत, कनेक्टिविटी आपके यहाँ पर बहुत हद तक हुई थी। अब उन्हीं पीसीओज के आइडिया पे अब पीएम वाणी प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसमें पीडीओज लॉन्च किए जा रहे हैं, पब्लिक डेटा ऑफिसेस। अगर 2015 से 2020 तक की बात करें तो हमारे यहाँ पर इंटरनेट सब्सक्राइबर 302 से बढ़कर के 750 मिलियन हो चुके हैं। और अगर हम CAGR की बात करें, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को मैं यहीं पर डिफाइन कर देता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि ये एक ऐसी रेट ऑफ रिटर्न होती है कि कोई भी कहीं पर इन्वेस्ट करो आप, ठीक है, तो ऐसी रेट ऑफ रिटर्न होती है जिससे कि आप ये मानते हो कि हाँ उससे हम और इन्वेस्ट करें और उस इन्वेस्टमेंट से हमें और ग्रोथ रजिस्टर हो। तो इसमें क्या चीज़ हो गया कि इनिशियली आपने कितना इन्वेस्ट किया और फाइनली आपको क्या मिला, उन दोनों का एक रेशियो होता है, ठीक है।
तो एक बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए, मतलब आपको रिटर्न मिल रहा है, पैसा आप कमा रहे हो और उसी धंधे में फिर से आप री इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फायदा तो होगा ही ना। तो CAGR की बात भी करें, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो भी 20% रजिस्टर की गई है और इंडिया वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेट मार्केट भी है। ये देखो सबसे बड़ी बात। इसके अलावा जो स्टैटिस्टिक्स हमें मिली है, जिसमें थोड़ा सा अभी भी क्वालिटी ऑफ एक्सेस पे कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं आ पा रही। ऑब्फ्यूस्केट का मतलब क्या होता है? अनक्लैरिटी, ठीक है। क्योंकि अभी तक भी आप देखते हो 4G डेटा आप भी यूज़ कर रहे हो, कभी नेटवर्क आता है कभी नहीं आता। कॉलिंग में तो कितनी प्रॉब्लम आने लग गई आजकल, ठीक है, नेटवर्क ही बहुत कम आने लग गया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा होना चाहिए उससे ज़्यादा हमारे यहाँ पर लोड बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जो फैसिलिटी देनी चाहिए वो फैसिलिटी कहीं ना कहीं वीकर होती जा रही है। अगर देखें टोटल तो 23 मिलियन वायर्ड इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं। और अगर हम देखें इंडिया का जो विजन है, जहां पर हम एक रेजिलियंट रिलायबल कनेक्शन देना चाहते हैं हर एक इंडिविजुअल को, तो हमें अफोर्डेबल प्राइस पे एक ज़्यादातर पॉइंट्स पे एक एक्सेसिबिलिटी देने की ज़रूरत है कि हाँ यहाँ पर एक इंडिविजुअल है तो इसको यहाँ पर वाईफाई की एक्सेसिबिलिटी हो या इंटरनेट इजीली कनेक्ट हो सके। ऐसा नहीं कि गाँव में चले गए तो आपको कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, छतों पे चढ़ करके और फिर बाद में नेटवर्क के लिए आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। देखो 4G टेक्नोलॉजी अपनी तरफ से बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है, बट आज भी अगर क्वालिटी की बात करोगे तो वायर्ड कनेक्शन है ना, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वो ज़्यादा अच्छा आ रहा है। अभी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है प्रधानमंत्री वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस PM वाणी को। इससे क्या किया जाएगा कि थ्रू आउट कंट्री वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे और इसमें हमें कहीं ना कहीं बहुत फायदा होने वाला है, जिसमें एक रिटेलर है, एक दुकानदार है, चाय वाला है या सब्जी वाला है, वो भी अपने यहाँ पर वाईफाई हॉटस्पॉट लगा सकता है और उसके वहाँ से अपने छोटे छोटे पैकेजेस, डेटा पैकेजेस को वो बेच सकता है, ठीक है। और वो डेटा पैकेजेस 4G से तो सस्ते रहेंगे, ये टारगेट यहाँ पे बताया जा रहा है आगे। अगर वाणी को हम पब्लिक वाईफाई स्कीम से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें UPI से थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से ग्रेटर कन्वीनियंस, हायर कॉन्फिडेंस और आप देख सकते हो लोअर कॉस्ट के ऊपर UPI काम कर सकता है। उसी तरीके से PM वाणी भी जो है इन 3 C's पे काम करेगा। ये 3 C's लिख लो भाई, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आंसर राइटिंग में काम आते हैं, ठीक है। इन्हीं चीज़ों पे काम करेंगे। रही सही में आप देखोगे ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आज वो ही कहीं ना कहीं आप देख सकते हो फैसिलिटेट करते हैं, चाहे एयरटेल हो, जियो हो या यही हो, अभी तो यही दे रहे हैं फैसिलिटी, जो भी नेटवर्क इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है। तो क्यों ना अब लास्ट यूज़र तक कनेक्टिविटी देनी है तो एक रिटेल फॉर्म में, अभी तक तो ये क्या होलसेल के तरीके से बेचते हैं, अब क्यों ना एक रिटेलर को भी फैसिलिटेट कर दिया जाए कि भाई तू भी वाईफाई नेटवर्क को बेच सकता है, समझ गए। तो यहाँ पर एक तरीके से PM वाणी में रीसेलिंग ऑफ बैंडविड्थ भी अलाउ की जा रही है कि मान लो यहाँ पर एयरटेल का कनेक्शन है फॉर एग्जांपल, अब एयरटेल से वो लोग प्लान ले लेंगे कि भाई हमें भी एक वाईफाई हॉटस्पॉट दे दो PM वाणी स्कीम के अंडर में और हम यहाँ पर वाईफाई हमारी दुकान पे लगा देंगे। फिर यहाँ पर मान लो कोई फॉरेनर भी आता है, ठीक है, जो कि अगर डेटा इंडिया में यूज़ करे, US का सिटीजन इंडिया में घूमने आए और यहाँ पर अगर उसको इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी चाहिए तो कितनी ज़्यादा डेटा रेट देनी पड़ेगी अगर उसको, वो अगर USA का नेटवर्क ही यूज़ करेगा। और उसकी बजाय अगर वो 10 रुपये या 15 रुपये दे करके और वाईफाई एक्सेसिबिलिटी ले लेता है तो उसको कितना फ़ायदा हो जाएगा, कितने सस्ते में इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी यहाँ पर। तो वो ही चीज़ आप यहाँ पर करते हो कि बैंडविड्थ एयरटेल ने खरीदी और एयरटेल ने रीसेल कर दी अपनी बैंडविड्थ को वाईफाई हॉटस्पॉट्स के तौर पे। तो ये चीज़ कितनी अच्छी हो जाएगी। तो ये एनविसाज करता है हमारा PM वाणी। अब अगर हम देखें इंटरनेट नेटवर्क्स में जो इन्वेस्टमेंट आता है वहाँ पर अगर देखें तो अभी तक तो हमें पता है, देखो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है ना, उन्हीं कंपनीज का कहीं ना कहीं ज़्यादा रहता है। अब एयरटेल का इनका मैंने नाम ले लिया, बाकी आजकल देखो एक्सट्रीम भी आ गया है, जियो का ब्रॉडबैंड भी आ गया है, ये सारे अलग अलग हैं, पर मेन जो कोर कंपनीज हैं वो आपको पता ही है। तो वो लगभग 75% वायर्ड सब्सक्राइबर्स को कैप्चर करते हैं। और PM वाणी जो है अब किराना शॉपकीपर, एक टी स्टॉल वाला, एक कॉमन सर्विस सेंटर वाला भी अब वाईफाई एक नेटवर्क दे पाएगा। तो आप देख सकते हो वाकई में कंपटीशन आएगा, मार्केट वाली इकोनॉमी तो आएगी। वही बात, बिजनेस ओरिएंटेड प्लान ना हो करके मार्केट ओरिएंटेड प्लान होना चाहिए कि मार्केट में डिमांड क्या हो, जिसमें एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर भी फायदे में रहे तो कंज्यूमर को भी घाटा ना हो, ठीक है। PM वाणी जो नेटवर्क होगा
उसमें क्या होगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी सेल की जाएगी, जिसमें पब्लिक डेटा ऑफिसेस खोले जाएंगे जो कि पीसीओज की तर्ज पर ही होंगे। जो पुराने टाइम पे जो हुआ करते ना पीसीओज, घरों में फ़ोन जो हुआ करते थे, तो वो पब्लिक कॉल ऑफिसेस हुआ करते थे। ठीक है, तो वही चीज़ अब पीडीओज करेंगे। ठीक है, और बाकी चीज़ें थी मैंने बातों बातों में बता दिया लगभग आपको कि किस तरीके से जो फॉरेनर्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी आएगी, यहाँ पर एक इशू है कि आप यहाँ पर सस्ते में छोटे छोटे टुकड़ों में रिलायबल डेटा आप अवेलेबल कराओगे तो यहाँ पर एक इंटरऑपरेबल वाईफाई नेटवर्क बनेगा। मान लो आप अभी दिल्ली में हो, आपने अपने वाईफाई कनेक्शन ले लिया, रिचार्ज करा लिया, और आप उस एक आईडी, आपकी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी और उसी से आप रजिस्टर कर लोगे। फिर उसके बाद में मान लो आप पहुंच गए मुंबई, बट आपको वहां पर से री रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। एक बार रजिस्टर हो गए ना और आपका वेरिफिकेशन हो गया, आपकी केवाईसी हो गई, तो उसके बाद में अब मुंबई में भी जाके एज इट इज आप उसी अकाउंट से अपनी डेटा एक्सेसिबिलिटी शुरू कर सकते हो। बस आपको वहां पर जाकर के प्लान खरीदना पड़ेगा, 10 रुपए, 12 रुपए, 5 रुपए, जितने का भी वो प्लान होगा। इससे क्या होगा, आपका जो डेटा है ना वो स्टोर हो जाएगा। और अगर आप कुछ भी इल्लीगल काम नेटवर्क पे करते हो, कोई भी इंडिविजुअल, तो उसकी इंफॉर्मेशन जल्दी से जो मेन रिपोजिटरी होगी उसको मिल जाएगी और आपको पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको मतलब कोई भी इंडिविजुअल, आप पर मत लेना खुद पे। ठीक है, तो यहां पर आपको छोटी सी चीज समझने वाली बात यह है कि देखो, पहले हम देखते थे वायर्ड जो नेटवर्क था उसके बेसिस पे साइबर कैफे पे या जाते थे। आजकल तो चलो सबके पास 4G नेटवर्क है, तो आप घरों पे अपना काम कर लेते हो। साइबर कैफे पे जाते तो साइबर कैफे वाला क्या करता था, भाई नाम लिखो, कॉन्टैक्ट नंबर लिखो, कौन कौन सी वेबसाइट्स आपने विजिट की है वो ट्रैक करता था और वो वहाँ पर नोट डाउन कर लिया करता था। तो अगर कोई भी इलीगल काम साइबर कैफे से जाकर के कोई करता तो उसको पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं आती। बट यहाँ पर क्या होगा, आधार बेस्ड जो डिजी लॉकर है वो हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो पीएम वाणी में एक ऑथेंटिकेशन प्लेटफॉर्म होगा और वहां पर इस तरीके से केवाईसी हो जाएगी। और जिस तरीके से ही अगर कोई गड़बड़ करेगा इन हॉटस्पॉट वाईफाई का यूज करके, तो वहां पर उसको पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रॉब्लम विदेशों में, जो विदेशी लोगों ने या विदेशी देशों में फॉरेन कंट्रीज ने ये किया है, उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। बट हमारे ये प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। 10 मिलियन से भी वाईफाई और हॉटस्पॉट्स आने वाले 2 सालों में इंस्टॉल किए जाएंगे, जो कि डिमांड साइड बेस्ड काम करने वाले हैं। ओके, तो 4G से तो सस्ता रहने वाला है, इसमें तो डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब आईएसपी की बजाय अदर सर्विस प्रोवाइडर्स भी काम करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अब डिजिटल एसएमईज आएंगे। ठीक है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल एंटरप्रेन्योर्स हैं, अब उनको मौका मिलेगा डिजिटल आने के लिए, उनको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अपने आप में अच्छा प्लान है। बात अब बस इतनी सी है कि भाई देखो, पेपर पर तो बड़ी अच्छी बात आ गई, अब बात आ जाती है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के कोर्ट में। ये बात है कि कितना क्या काम करते हैं। पेपर को अगर रियलिटी में लेकर के आते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वही बात सही है अभी तक कि भाई ठीक है, पेपर कहते हैं ना, लेटर एंड स्पिरिट में एग्जीक्यूट होनी चाहिए चीज़ें। तो इस तरीके से ये आर्टिकल भी आप देख सकते हो। बाकी मैंने पूरा क्रक्स आपको बता दिया है। ठीक है, तो डिस्कशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।